हेलो बच्चों, कैसे हो सर, बिल्कुल मस्त है हम लोग। चलिए, मैं हूँ CS सूरज बोरा और मैं आप सब लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ एक बहुत ही शानदार टॉपिक, दैट इज जनरल क्लॉजेस एक्ट। JIGL का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है ये बच्चों, ठीक है ना। तो हम इसे डिस्कस करेंगे कि सर जनरल क्लॉजेस एक्ट क्या होता है। देखिए, एक बात बताता हूँ, वैसे मेरा तो बैकग्राउंड बहुत फिल्मी टाइप का है, मतलब ऐसा नहीं कि आई एम अ स्टार किड, पर घर में इतनी मूवीज चली ना, तो मुझे क्या लगता है ना कि जब मैं CS की पढ़ाई कर रहा था और जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, मुझे लगता है कि सारी चीज़ें मूवीज से कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। मतलब जनरल क्लॉज एक्ट को देखते ही मुझे एक इंसान की बहुत याद आती है, और वो है हमारे अमिताभ बच्चन जी। अमिताभ बच्चन जी की बहुत याद आती है मुझे इस एक्ट को पढ़ाते वक्त बच्चों को। क्यों आती है सर, क्यों आती है? बताता हूँ क्यों आती है। आप लोगों को क्या है ना, हर चीज़ का डेमो देना पड़ता है आप लोगों को, आप लोग समझते नहीं हो, नहीं तो ऐसे देखिएगा, सुनिएगा इस गाने को पहले। उसका कोई नहीं, उसका तो खुदा है यारो। कहता कहता यस, क्या समझे बच्चे? सर आपने एक वीडियो दिखा दिया बहुत पुरानी मूवी का, अमिताभ बच्चन जी उसमें गाना गा रहे हैं, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, मैं नहीं कहता किताबों में लिखा है यारो। सर यही तो बात ये GCA भी कहता है। कहना क्या था, मैंने क्या कहा, हर एक चीज मूवी से कनेक्टेड है। सर GCA क्या है, नाम से मालूम पड़ेगा, जनरल क्लॉज एक्ट। बड़ा ही जनरल नेचर का एक्ट है ये, बहुत ही जनरल नेचर का एक्ट है ये, ठीक है ना। ऐसा कोई स्पेसिफिक एक्ट नहीं है ये, बहुत ही जनरल नेचर का एक्ट है। ये एक्ट बहुत सिंपल सी बात कहता है कि जिसका कोई नहीं उसका मैं हूं यारो। तो अपन इसे कह सकते हैं, जिसका कोई नहीं उसका तो GCA है यारो। मैं नहीं कहता कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा है यारो। मतलब सर देखिए, किसी भी एक्ट में, किसी भी एक्ट में अगर कहीं कोई वर्ड डिफाइन नहीं है, तो उस वर्ड को किसने डिफाइन कर रखा होगा बच्चों? जनरल क्लॉजेस एक्ट में। फॉर एग्जाम्पल किसी एक्ट के अंदर मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट का मीनिंग नहीं दे रखा, तो घबराने की बात नहीं है, टेंशन नहीं लेने का। आप सब लोगों का इंतजार कर रहा है एक एक्ट GCA, उसके अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का मीनिंग दे रखा है, आप वो मीनिंग सेंट्रल गवर्नमेंट का उस एक्ट में असाइन कर सकते हैं। तो क्या बोला, जिसका कोई नहीं उसका तो GCA यारो। अगर किसी एक्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड का कहीं भी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, कहीं भी कोई डेफिनेशन नहीं है, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई, मूवेबल प्रॉपर्टी हो गई, ऐसा कोई भी वर्ड आप ले सकते हैं, तो चिंता की बात नहीं है। आप सब लोगों का एक फ्रेंड है इस GCA को, पता है क्या ना, सब लोगों ने फ्रेंड जोन में डाल रखा है। GCA बच्चों कब से ही फ्रेंड जोन में बैठा है, ये सबकी मदद कर देगा। अगर कहीं भी कोई वर्ड डिफाइन नहीं है, टेंशन नहीं लेने का, आपको किसमें पढ़ने का है, GCA पढ़ लो। GCA में वर्ड जरूर दे रखा होगा। तो इसीलिए GCA को हम लोग इंटरप्रिटेशन एक्ट भी बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं? इंटरप्रिटेशन एक्ट। सर ये इंटरप्रिटेशन करने में बहुत हेल्प करता है, हमारी इंटरप्रिटेशन करने में हमारी बहुत हेल्प करता है। अब मान लीजिए ना, आप GST एक्ट पढ़ रहे हैं, वहां पे मान लीजिए मूवेबल प्रॉपर्टी, लेट्स सपोज एक वर्ड आता है, और आपने देखा मूवेबल प्रॉपर्टी GST में तो कहीं भी डिफाइन नहीं है। मान लीजिए ऐसा लगा आप लोगों को, आपने पूरा GST पढ़ा, सर मूवेबल प्रॉपर्टी तो कहीं डिफाइन नहीं है, टेंशन मत लो, GCA में डिफाइन है, वो मीनिंग यहाँ पे दे देना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब सर मुद्दा ये आता है कि मान लीजिए GST एक्ट के अंदर भी मूवेबल प्रॉपर्टी वर्ड डिफाइंड है और जनरल क्लॉज एक्ट के अंदर भी मूवेबल प्रॉपर्टी वर्ड डिफाइंड है, तो कौन सा मीनिंग लेना है? तो बच्चों GCA तो कब आता है, जब आपका कोई नहीं होता है, ठीक है ना। अभी गाना बताया ना, जिसका कोई नहीं उसका तो GCA यारो। बट जब पहले से ही आपका कोई है, GST में अगर पहले से डिफाइन है, तो फिर आपको GCA से मूवेबल प्रॉपर्टी की तरफ आने की जरूरत ही क्या पड़ी बेटा? नहीं लेना आपको फिर GCA में से, मतलब अगर आपके एक्ट में डिफाइन हो रखा है तो। क्या ये बात समझ में आई? पहला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि GCA पढ़ने की वाले हैं, इट इज अ एक्ट फॉर ऑल। ये सबके लिए है, ये जितने भी एक्ट है सबके लिए, सबकी मदद करता है। ये फ्रेंड जोन वाला एक्ट है बेटा। हिंदुस्तान में जितने भी सेंट्रल एक्ट्स घूम रहे हैं, उन सबकी मदद करने वाला एक्ट कौन सा है? GCA बेटा। बेटा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज और जनरल क्लॉज एक्ट जिस बच्चे के हाथ में होता है ना, उसके हाथ में
पूरी दुनिया होती है बेटा, कर लो दुनिया मुट्ठी में। अगर आपने जीसी और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज पढ़ रखा है अच्छे से, तो आपका इंटरप्रिटेशन देखिए, हम कंपनी सेक्रेटरी एग्जाम क्यों क्लियर कर रहे हैं, क्यों पढ़ाई कर रहे हैं इतनी कंपनी सेक्रेटरी एग्जामिनेशन में, बिकॉज हम लोगों को लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना है। छोटा मोटा कुछ करना तो बहुत सारे कोर्सेज है ना बेटा, बट लॉ को देखो, लोग क्या करते हैं, लॉ पढ़ना स्टार्ट करें, चलो कंपनीज एक्ट स्टार्ट करते हैं, चलो कोई एक्ट स्टार्ट करते हैं। अरे मैं कहता हूं सबसे पहले कानून कैसे पढ़ते हैं ये तो सीखें हम। तो जनरल क्लॉज एक्ट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज जो है हमारी ये मदद करते हैं, और आपके जेआईजीएल के अंदर दे रखे हैं। अब इनका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे अगर मैं जाता हूं तो जीसीए 1860 में क्या होता था, एक इंटरप्रिटेशन एक्ट था, उसके बाद जीसीए 1868 आया, उसके बाद जीसीए 1887 आया, एंड लास्ट में जीसीए 1897 आया, जिसको हम लोगों ने कंसोलिडेटेड लॉ बोल दिया। कंसोलिडेटेड लॉ का मतलब सर, इसने इन सारे एक्ट्स को मिला के फाइनली जीसीए 1897 एक्ट हमारे सामने लाके खड़ा कर दिया गया। तो पहला पर्पस तो क्या हो गया जीसीए का कि सर अगर किसी भी एक्ट में अगर कोई वर्ड डिफाइन नहीं है तो डोंट बॉदर, जीसीए इज देयर, जीसीए इज देयर, वो आपकी मदद कर देगा, वहां से आप मीनिंग को पिक कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई। अब दूसरा ऑब्जेक्टिव जीसीए का क्या है, तो एक ऑब्जेक्टिव जो जीसीए का हम पढ़ते हैं, टू शॉर्टन द लैंग्वेज ऑफ एनी एक्ट। अच्छा बच्चा ध्यान रखना, मैं एक्ट कैपिटल ए क्यों लिखता हूं, क्योंकि इस एक्ट और उस एक्ट में बहुत फर्क है। ये कानून वाला एक्ट है, ये एक्टिविटी वाला एक्ट है बेटा, ध्यान रखना। लॉ के स्टूडेंट हो, सीएस कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग तो इस दुनिया के सबसे होशियार बच्चों में से एक हो, ठीक है ना, तो हमसे गलती एक्सपेक्टेड नहीं है बच्चों, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो शॉर्टन द लैंग्वेज ऑफ द एक्ट क्या मतलब हुआ सर, आप लिख तो देते हो, अरे बता रहा हूं यार, टाइम तो दो मुझे। हाँ देखिए क्या हुआ, मैं 3 एक्ट आपके सामने, इमेजिनरी एक्ट बनाए हैं मैंने मेरे मन से, उनकी कुछ बातें आप लोगों को बताता हूं, फिर बताता हूं इसका ऑब्जेक्टिव कैसे पूरा हुआ। मान लीजिए इस एक्ट का नाम है क्लासरूम डिसिप्लिन एक्ट, ये है मोटर व्हीकल एक्ट, और ये है पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट। 3 तरह के एक्ट मैंने आप लोगों के सामने लिख दिए, ठीक है। अब मान लीजिए क्लासरूम डिसिप्लिन एक्ट में क्या लिखा हुआ है, इफ ही ऑब्लिक शी क्रिएट और disturbs the class then फाइन लगेगा कितना, 5000 रुपीज का। इधर लिखा हुआ है इफ ही ऑब्लिक शी वायलेट्स एनी, सुनना आराम से सुनना, any law or any provision of motor vehicle act, then fine is 50,000। 50,000 50,000 कोई फाइन होता है क्या सर? मैंने इमेजिनरी एक्ट मैंने मेरे हिसाब से बनाया है। और इफ ही ऑब्लिक शी क्रिएट्स न्यूसेंस इन सोसाइटी, फाइन इज 5 लाख। सर 5 लाख रुपए का फाइन? हाँ मेरा एक्ट है ना भाई, मैं कुछ भी कर सकता हूं। देखिए 3 एक्ट लिखे मैंने, क्लासरूम डिसिप्लिन एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट और पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट, मैंने मेरे मन से बनाए। पहले में लिखा इफ ही ऑब्लिक शी क्रिएट्स और डिस्टर्ब्स द क्लास, क्रिएट्स या कोई सब कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है या डिस्टर्ब कर रहा है क्लास को, तो उसके ऊपर 5,000 रुपए का फाइन है। मोटर व्हीकल एक्ट में क्या लिखा, इफ ही ऑब्लिक शी वायलेट्स एनी लॉ और प्रोविजन ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट, तो फाइन कितना है, 50,000 रुपए का। एंड पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट में क्या लिखा, इफ ही ऑब्लिक शी क्रिएट्स न्यूसेंस इन द सोसाइटी देन फाइन इज रुपीज 5 लाख। सर क्या बोला, क्या 3 एक्ट दिए, तीनों के अंदर मैंने ही ऑब्लिक शी करके कुछ तो भी बोला है। सर आपको नहीं लगता कि सर एक इरिटेशन लग रहा है कि बार बार ये ही ऑब्लिक शी क्या लिखते हो? अगर मैं कैसा काम करूं, एक्ट 1 के अंदर एक चीज डिफाइन कर दूं कि ही इंक्लूड्स शी,
यहां पे भी लिख दो ही इंक्लूड्स शी, ही इंक्लूड्स शी, या यहां नहीं लिख के काम करता हूं, जीसीए में ये बात लिख देता हूं। जीसीए तो भैया, जीसीए की एप्लीकेबिलिटी तो सारे एक्ट पे है। अगर जीसीए में एक बात लिख दी गई है कि ही इंक्लूड्स शी, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं क्या, इसको हटा सकता हूं क्या? अब देखिए क्या हो गया, इफ ही क्रिएट्स और डिस्टर्ब्स द क्लास देन फाइन इज 5000। मैंने क्या लिख दिया, जीसी में एक बात लिख दी कि ही इंक्लूड शी। मैंने एक बात लिख दी, जहां पे भी लॉ में ही वर्ड आएगा वहां पे हम ये मान के चलेंगे कि इसके अंदर शी इंक्लूड हो गया है, हम ये मान के चलेंगे कि इसके अंदर शी इंक्लूड हो गया है। अब एक्ट 1 के अंदर मैंने बात लिख दी, इफ ही ऑब्लिक शी क्रिएट्स और डिस्टर्ब्स द क्लास, मैं क्रिएट्स आगे डिस्टर्बेंस लिख रहा था पर ठीक है मैंने शॉर्ट में लिख दिया, एग्जांपल ये, ठीक है ना। तो इफ ही ऑब्लिक शी क्रिएट्स और डिस्टर्ब्स द क्लास देन फाइन इज रुपीज 5000 रुपीज। और मैंने क्या किया, वहां पे ही ऑब्लिक शी जो था ना उसमें से शी हटा दिया और जनरल क्लॉज एक्ट में एक बात लिख दी कि ही इंक्लूड्स शी। बेटा अब मुझे बताओ, अगर किसी शी ने क्लास को डिस्टर्ब करी तो क्या उसके ऊपर फाइन लगेगा 5000 रुपीज का? तो लोग कह सकते हैं कि सर लॉ में तो नहीं लिखा, लॉ में तो सिर्फ ही क्रिएट्स और डिस्टर्ब्स द क्लास लिखा है तो फाइन आपने लगाया। देखिए पर मैंने क्या बोला, हर एक्ट के ऊपर जीसीए की एप्लीकेबिलिटी होती है, तो हमने वहां देखा कि नहीं सर ही के अंदर शी भी इंक्लूड होता है, तो ऑटोमेटिकली यहां पे लिखने से यहां पे लॉ की लैंग्वेज शॉर्ट हो गई कि नहीं हो गई। अब मुझे ऑब्लिक करके शी लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ही के अंदर शी इंक्लूड हो गया है सर, ही के अंदर शी इंक्लूड हो गया है सर, तो कोई इशू नहीं। सेम इधर, अब अगर किसी शी ने अगर हेलमेट नहीं पहना है तो क्या उसके ऊपर 50,000 का फाइन लगाओगे? बिल्कुल लगाओगे सर, ऐसा तो उस मोटर व्हीकल एक्ट में नहीं लिखा, वहां पे तो सिर्फ ही इफ ही वायलेट्स लिखा है। मैंने क्या बोला, जीसीए में लगा लिख दिया है ना, और जीसीए तो सब पे एप्लीकेबल होता है बेटा, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। सेम पब्लिक सिक्योरिटी में भी लिख दिया सर, अगर ही न्यूसेंस क्रिएट करेगा तो फाइन 5 लाख समझ में आता है, शी क्रिएट करेगी तब भी वही फाइन है सर। कहां लिखा है? जीसी में। तो जीसीए ने क्या कर दिया, एक्ट की लैंग्वेजेस को शॉर्ट कर दिया है बेटा। क्या कर दिया? एक्ट की लैंग्वेज को शॉर्ट कर दिया बेटा। तो ये एक जीसीए का बहुत बड़ा बेनिफिट है। एक बेनिफिट मैं आपको समझा चुका हूं पहले, ठीक है ना, कि जिसका कोई नहीं उसका तो जीसीए है बेटा। और ये मैं नहीं कहता हूं, आपके कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 367 भी कहता है। आर्टिकल 367 ने भी ये बात एक्सेप्ट करी कि जीसीए एप्लीकेबल होगा, और आर्टिकल 367 ने तो ये कह दिया कॉन्स्टिट्यूशन के कि जीसीए तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे भी एप्लीकेबल होगा। क्या बोल दिया आर्टिकल 367 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने, कि जीसीए जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे भी एप्लीकेबल होगा। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को इंटरप्रेट करना है देन यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द जनरल क्लॉजेस एक्ट। तो हमने एक ओवरव्यू समझा कि जीसीए जो है सर सारे एक्ट्स के ऊपर लगता है। अब एप्लीकेबिलिटी क्या है क्या नहीं है, डेफिनेशंस क्या है, वो हम आगे देखेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो जनरल जो मोटा मोटा में समझ में आ रहा है, देखिए जेआईजेएल के अंदर बड़ा अच्छा चैप्टर है, इसमें काफी अमेंडमेंट्स भी इंट्रोड्यूस कर दिए आईसीएसआई ने, जो मस्त है, बहुत अच्छा चैप्टर है। इन चैप्टर्स को अगर आपने पकड़ कर ली तो आप जिंदगी में बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं बच्चों, ठीक है ना। तो जीसीए का पहला ऑब्जेक्टिव समझ में आया आप लोगों को? सर बिल्कुल समझ में आ गया कि सर हर एक्ट के ऊपर लगता है, कहीं कोई वर्ड डिफाइन नहीं है। फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट, तो हम उसका मीनिंग कहां से उठा लेंगे? जीसीए से उठा लेंगे। लॉ मेकर ये कहता है कि अगर किसी एक्ट में आपको किसी वर्ड का मीनिंग नहीं मिलता है ना, तो हाथ पे हाथ डाल के मत बैठ दो कि अब क्या करें सर, हमको तो मीनिंग ही नहीं मिल रहा। अरे जीसीए पढ़ ले भाई, जीसीए पढ़ ले, वहां से मीनिंग ले ले तू, ठीक है ना। और अगर किसी एक्ट के अंदर पहले से ही मीनिंग दे रखा है, तो फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर एक पर्टिकुलर एक्ट में भी डिफाइन कर रखा है और जीसीए में भी कर रखा है, तो सर भैया उस पर्टिकुलर एक्ट के लिए हम उस पर्टिकुलर जो एक्ट में डिफाइन कर रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट का मीनिंग वो ले लेंगे, फिर हमको जीसीए के पास आने की जरूरत नहीं है। क्यों? जीसीए तो तभी लगता है जब उसका खुद का कोई कुछ नहीं होता है बेटा। क्या ये बात समझ आ गई? जब उसके खुद के एक्ट में कुछ डिफाइन नहीं होता है। और एक ऑब्जेक्टिव क्या पढ़ा हमने? टू शॉर्टन द लैंग्वेज ऑफ एनी एक्ट। 3 एक्ट मैंने आपके सामने एग्जांपल दिए। अगर मैं ये लिख देता हूं, इफ जीसीए में लिख दिया इफ ही ऑब्लिक ही इंक्लूड्स शी बेटा, ठीक है ना, तो ये सब पे एप्लीकेबल होगा। अब मैं अगर किसी भी एक्ट में सिर्फ ही के रेस्पेक्ट में बात करता हूं तो ऑटोमेटिकली शी उसके अंदर इंक्लूड हो गया कि नहीं हो गया? सर बिल्कुल इंक्लूड हो गया है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आ गई? तो मैं आप लोगों की पूरी जेआईजेएल मूवीज से कनेक्ट कर दूंगा बेटा। और मेरा मतलब छोटा एक्सपीरियंस है, मेरे खुद के बहुत अच्छे मार्क्स थे जब मैं स्टूडेंट आईएलजीएल के ना, और बहुत सारे बच्चों को एग्जामिनेशन दिला चुका हूं आज दिन तक मैं जेआईजेएल में। जेआईजेएल में इज माय कोर सब्जेक्ट्स। ऑलमोस्ट एवरी बैच में 10 से 12 लोगों को तो एग्जामिनेशन आ ही जाती है, भगवान की दया है, ठीक है ना। तो आ ही जाती है, और आप लोगों के भी आने वाली है, ठीक है बच्चों। तो मेरे साथ बने रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है जेआईजेएल के अंदर। चलिए बच्चों, बाय।